नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट JRF एस्पिरेंट में। जो हम रिसर्च PYQ का सीरीज चला रहे थे, आज उसका पार्ट 5 है। इसमें से इसके पहले हम 1 से 80 क्वेश्चन तक 4 वीडियो में कवर कर चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक करेंगे, मतलब 100 तक करेंगे। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है या 81 है उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज ऑफ थ्योरी इन सोशल साइंस रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट इट एज इट प्रोवाइड। कहने का सेंस समझो, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मतलब सोशल साइंस रिसर्च में क्या होता है, सिद्धांत का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदान करता है। मतलब आप जब भी रिसर्च करते हो तो सिद्धांत का क्या उपयोग है, मतलब क्या महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो क्या प्रदान करता है। तो कहने का सेंस वो आपके जस्टिफाई करता है, रिसर्च को क्या करता है, जस्टिफाइड। कैसे आप समझो इस चीज़ को, आप शोध क्यों और किस लिए कर रहे हैं। जो आप शोध कर रहे हैं मतलब सोशल साइंस रिसर्च में आप क्या कर रहे हैं, जो भी शोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों और कैसे कर रहे हैं, क्यों और किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये चीज़ आपको जस्टिफाई करता है। ठीक, और ये क्या कहता है कि इस अध्ययन के आधार पे इसका सैद्धांतिक आधार क्या है। मान लो आप जो रिसर्च कर रहे हो, जो आप शोध कर रहे हो, इसका सैद्धांतिक आधार क्या है, किन विचारों या मॉडलों के आधार पर यह प्रश्न पूछ रहे हैं या उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये क्या करता है, सोशल साइंस में जो भी रिसर्च होता है उसमें थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी क्या करता है, आपका जस्टिफाई करता है वो रिसर्च को क्यों और किस लिए कर रहे हैं आप। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शोध घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जो रिसर्च स्टेप आपको हम पढ़ाए थे, जो पहला क्लास था उसमें आपको ये डिटेल पूरा पढ़ाया गया है कि ये रिसर्च स्टेप कौन कौन से हैं। तो जो पहला स्टेप होता है समस्या का चयन करना। तो अब ध्यान से पढ़ो, क्या इसमें समस्या का चयन दिया है। तो एक शोध प्रश्न या उद्देश्यों को तैयार करना। ठीक, यहाँ ऑप्शन ए क्या कर रहा है, एक शोध योजना तैयार करना मतलब रिसर्च प्लान। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, डेटा एकत्रित करना है। क्या आप सबसे पहले डेटा एकत्रित करते हो, क्योंकि आपके पास सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, समस्या होना चाहिए, तब ना आप उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करोगे। तो ध्यान रखो। तीसरा परिणाम का आकलन करना, क्योंकि जब आप कोई समस्या ही नहीं तो परिणाम कैसे निकल जाएगा। तो आपका ये क्या, जो चौथा ऑप्शन है एक शोध प्रश्न उद्देश्यों को तैयार करना। तो जो आप शोध प्रश्न होता है उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यही आपका क्या है, समस्या है। या शोध प्रश्न तैयार करो या उस समस्या का चयन करो, बात एक ही है। अब डेटा का विश्लेषण, जब डेटा एकत्र कर लिया जाता है तभी डेटा का विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका डी लगेगा। तो सबसे पहले हम डी देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे कौन है, सिर्फ 2 नंबर पे आपका क्या है, डी है। तो हम सब इसी को देखते हुए ऑप्शन को सही कर देंगे। अगर यहाँ पे भी डी दिया रहता तो आप क्या करते, 3 और 4, 2 और 3 को आप सेलेक्ट कर लेते। अब ध्यान रखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सी, क्योंकि लास्ट में ही तो परिणाम निकलते हैं। तो यहाँ पे सी देखो किस में दिया है, 2 में दिया है, और डी इसमें दिया है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका वो सही हो जाता है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप लोग जरूर फॉलो करिए, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ही आपको बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन टिक करने में हेल्प करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अब उसके बाद ध्यान रखो, अब एक क्या करोगे, मान लो एक समस्या का चयन कर लिया, आप डी को चयन कर लिए पहले नंबर पे। अब आप क्या करोगे, एक शोध योजना तैयार करोगे। ठीक, अब उसके बाद डेटा एकत्र करोगे आप तीसरे नंबर पे। अब उस डेटा का क्या करोगे, चौथे नंबर पे विश्लेषण करोगे। अब 5वें नंबर पे आप क्या करोगे, परिणामों का आकलन करोगे। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 83 मतलब 83 नंबर पे। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे जो आपका 83 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेटा सेट में किसी भी चरम वैल्यू, मतलब चरम मतलब बहुत बड़ा या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा। कहने का सेंस समझो, चरम मतलब बहुत बड़ा हो सकता है या बहुत छोटा हो सकता है। ठीक, बाकी डेटा की तुलना में क्या कहलाता है। अब ध्यान रखो, मान लो ये डेटा आपका, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप समझो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है 10, 12, 11, 13 और 95 मतलब 95। ये ध्यान रखना, जो 10, 12, 11, 13 जो लिखा है ये और 95 लिखा है, तो ये ध्यान रखो, जो या तो बहुत बड़ा है या तो बहुत छोटा। ठीक, अब उसकी तुलना में उसको क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका आउटलायर कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं, आउटलायर कहते हैं। आउटलायर मतलब गैर। जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो तो उसी को क्या कहते हैं, आउटलायर कहते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग।
आउटलेयर मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो बाकी डेटा से बहुत अलग हो। मतलब यहाँ पे ध्यान रखो 10, 12, 11, 13, लेकिन 95 बहुत अलग है मतलब चारों की तुलना में। तो जब डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा अलग होता, चाहे बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, तो उसी को क्या कहते हैं, आउटलेयर कहते हैं, आउटलायर। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सिस डेंस है। एक्सिस डेंस क्या होता है ये ध्यान रखना, अधिकता। मान लो अगर एक एग्जाम्पल समझो, कोई भी मान किसी तय लिमिट को पार कर जाता है। मान लो कोई एक लिमिट है, जैसे आज के समय में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, तो 100 mm की बारिश एक तय लिमिट है कि 100 mm से अधिक नहीं होगी। अगर 100 mm से क्या होता है 120 mm की बारिश हो गई, तो 20 mm जो एक्स्ट्रा हुआ वही क्या कहलाता है, एक्सिस डेंस कहलाता है। 20 mm क्या कहलाएगा, एक्सिस डेंस। मतलब एक तय लिमिट को क्या करता है, वो का पार कर जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। जो एक्सट्रीम क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचा या तो बहुत नीचा मान, मतलब बहुत छोटा मान या तो बहुत बड़ा मान। ठीक, ये ध्यान रखना। लेकिन जो डेटा होता है वो पूरी तरह अलग नहीं होता है। जैसे इसमें डेटा क्या था, पूरी तरह अलग था। जो आउटलायर था, आउटलायर, उसमें डेटा पूरी तरीके से क्या था, अलग था, पूरी तरीके से अलग था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत छोटा डेटा था। लेकिन ये जो डेटा था आपका बहुत बड़ा या छोटा, वो क्या था, अलग डेटा था। लेकिन ध्यान रखो एक्सट्रीम में क्या होता था। अब ध्यान रखो जो एक्सट्रीम होता है वो डेटा से पूरी तरह अलग नहीं होता है। यहाँ पे डेटा से पूरी तरह अलग था आउटलेयर में, लेकिन ध्यान रखो एक्सट्रीम में वो अलग नहीं होता। मतलब वो एक लिमिट होता है उसका। मतलब मान लो 48 डिग्री क्या पड़ रहा है, आपको हीट पड़ रहा है गर्मी में, ठीक, आपका 48 डिग्री सेल्सियस जो है गर्मी पड़ रही है। अब ध्यान रखो जो 50 डिग्री होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। तो मतलब ये डेटा अलग नहीं है, उस मान लो एक दूसरे से बहुत आसपास हैं, लेकिन जो आउटलेयर में था वो डेटा बहुत अलग होता था, वो बहुत मतलब अलग बहुत बड़ा होता था। ये ध्यान रखना। आउटसाइडर क्या होता है, आउटसाइडर मतलब ये समझो ये डेटा में कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको भी समझ लो। आउटसाइडर जो आप डेटा से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब आपके डेटा सेट से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, आउटसाइडर। नाम से स्पष्ट है कि आउटसाइडर क्या होता है। आउटसाइडर मतलब आपके डेटा से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 84 यानी 84 नंबर पे। 84 नंबर। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑनलाइन सर्वेक्षण। मान लो एक ऑनलाइन सर्वे कर रहे हो आप, तो निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे नमूने के मुद्दे हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, मुद्दे मतलब सैम्पलिंग इशू। मान लो ऑनलाइन आप सर्वे कर रहे हो, ऑनलाइन सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैम्पलिंग इशू। ये ध्यान रखना आप लोग। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे मुद्दा पूछा है मतलब इशू पूछा है कि कौन कौन से इशू हो सकते हैं ऑनलाइन सर्वे करने के बाद। ठीक, ये चीज़ ध्यान है। एक ही घर में लोग एक ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं क्योंकि उनकी पहुंच केवल एक तक ही होती है। अब मान लो एक ये हाउस है आपका, ठीक, यहाँ पे एक ही लैपटॉप होगा। अब हर किसी के पास हर पर्सनल क्या होगा, कंप्यूटर तो होगा नहीं कि ताकि उनका एक मेल रहे। एक मेल या एक ही लोग कई मेल यूज करते हैं, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, जैसे एक ही लोग क्या करते हैं 10 मेल यूज करते हैं। अब एक ही लोग जो 10 मेल यूज कर रहे हैं, तो अगर वो सर्वे कर रहे हैं तो 10 मेल का वो क्या करेगा, 10 मेल के थ्रू वो क्या करेगा, वो आंसर देगा। तो एक ही लोग दे रहे हैं आंसर, 10 तरीके से दे रहे हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। तो एक ही घर में एक घर में लोग एक ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं क्योंकि उनकी पहुंच एक तक ही होती है। ये बात, ये इशू है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखो। अब आते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है, कई उत्तरदाताओं के पास एक से अधिक ईमेल आईडी हो सकते हैं। ये भी बात सही है। मान लो जो उत्तरदाता है आपके पास, अभी जस्ट बताएं आपको कि एक ही लोग के पास आज के समय में 10 मेल आईडी है, 20 मेल आईडी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये भी क्या एक एथिकल इशू है, मतलब सैम्पलिंग इशू। इंटरनेट उपयोगकर्ता जनसंख्या के एक पक्षपाती नमूने का गठन करता है। ये भी बात सही है। अब समझो कैसे, जो ऑप्शन थर्ड है, मतलब इंटरनेट उपयोगकर्ता जनसंख्या का एक पक्षपाती नमूना गठन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें होता क्या है कि जो इंटरनेट उपयोग करता है, मान लो जो इंटरनेट उपयोग कर रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों का तो डेटा इकट्ठा हो रहा है ऑनलाइन सर्वे में। ये भी क्या है, एक सैम्पलिंग इशू है। अब जो डी ऑप्शन है, ऑनलाइन सर्वे के लिए सैम्पलिंग फ्रेम बहुत सस्ते होते हैं। ये बात सही है कि आप घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, बहुत कई मीलों तक दूर, जो कई मील दूर लोग हैं वहाँ से भी उनका सर्वे कर ले रहे हो, आप वहाँ से डेटा ले रहे हो। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सैम्पलिंग फ्रेम यहाँ से सस्ते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि आप जाओगे, क्या आपका लगेगा, समय लगेगा, धन लगेगा, परिश्रम लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखो। तो यहाँ पे जब हर एक चीज़ ज़्यादा लग रहा है और ऑनलाइन हम कर दे रहे हैं, तो ये क्या ये सस्ते हुए कि नहीं। तो यहाँ पे ऑनलाइन फ्रेम सस्ते हैं, ये एथिकल इशू नहीं है, ये ध्यान रखो। सरकार ऑनलाइन सर्वेक्षणों को प्रतिबंधित करती है। ये सरकार कभी भी आपको ऑनलाइन सर्वे के लिए वो क्या रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, आप प्रतिबंधित नहीं करती, ये चीज़ गलत है। तो ये भी कोई एथिकल मतलब सैम्पलिंग इशू नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर A, B, C आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे।
अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सहसंबंध की 85 नंबर, सहसंबंध की तरह मतलब कोरिलेशन की तरह। कोरिलेशन में क्या होता था, दो चरों के बीच के संबंधों को देखा जाता था। उसी तरह क्या होता है, सांख्यिकी प्रतिगमन संघ या संबंध चर की जांच करता है, मतलब लाइक कोरिलेशन स्टैटिकल रिग्रेशन एग्जामिन क्या करता है, द एसोसिएशन या रिलेशनशिप वेरिएबल। ये चीज़ ध्यान। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब जैसे सहसंबंध की तरह भी क्या करता है, सांख्यिकी प्रतिगमन भी क्या करता है, चरों के बीच संबंधों की जांच करता है। रिग्रेशन भी क्या करता है, रिलेशनशिप में देखा जाता है, मतलब रिग्रेशन में भी रिलेशनशिप देखा जाता है। अब चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट आई वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी वी यानी आई वी को क्या बोले थे आप, एक एक्स बोले थे, एक वाई बोले थे। ये एक्स डिपेंड है, वाई आपका इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग कि यहाँ पे क्या होता है, ये भी जो स्टैटिकल रिग्रेशन होता है वो क्या करता है, एग्जामिन करता है किसको, दो चरों के बीच के संबंधों को भी देखता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रतिगमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, भविष्यवाणी करना, ये चीज़ ध्यान रखो। इसमें क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ रिग्रेशन इज प्रेडिक्शन, मतलब जैसे आप क्या कर समझो इस चीज़ को, रिग्रेशन का जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रेडिक्शन करना, फॉरकास्टिंग में होता है। ये चीज़ ध्यान रखो। फॉरकास्टिंग क्या होता है आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो एक बार बता देते हैं। फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग मतलब ये होता है कि भूतकाल और वर्तमान के डेटा के आधार पे, भूतकाल और वर्तमान डेटा के आधार पे क्या होता है, भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। ये इसी को क्या कहते हैं, फॉरकास्टिंग। अब ये ध्यान रखो, जो पहला आपका चरों के बीच संबंधों की जांच करता है, ये ध्यान रखना। और जो वो क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन होता है, मतलब रिग्रेशन होता है, स्टैटिकल रिग्रेशन, ये क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, मतलब फॉरकास्टिंग करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। बोथ स्टेटमेंट, बोथ मतलब दोनों वाक्य और स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। ठीक, ये ध्यान रखना। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पर। हम आपको हाइपोथेसिस क्लास में आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपको समझा दिया गया है। अब ये ध्यान रखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि हम एक परिकल्पना को स्वीकार करते हैं जब इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए तो हम इसे टाइप 1 एरर कहते हैं। ये ध्यान रखो। पहले आप परिभाषा समझो। टाइप फर्स्ट एरर, इसको किस किस नाम से जानते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। अब क्या होता है, अल्फा एरर। अल्फा का सिंबल ये बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख दे रहे हैं और सिंबल भी बना दे रहे हैं, अल्फा, या इसी को ऐसे बनाते हैं, अल्फा एरर। अब ये ध्यान रखो, टाइप 1 एरर में क्या होता है, आपका हाइपोथेसिस क्या होता है कि सही होता है, ठीक, राइट होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसको क्या किया गया, गलत कर दिया गया, मतलब रॉन्ग बता दिया गया, रिजेक्ट, जबकि अस्वीकार कर दिया गया। आपका हाइपोथेसिस राइट था फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो क्या है, टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर को समझो आप, टाइप सेकेंड एरर। जो टाइप सेकेंड एरर है या इसी को क्या कहते हैं, फॉल्स निगेटिव, या इसी को क्या कहते हैं, बीटा एरर, या इसी को सिंबल से। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें क्या होता है, आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग है, आपका हाइपोथेसिस आपको पता है कि वो रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन उसको क्या किया जाए, सही कर दिया गया। आपका हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है, फिर भी उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। ये क्या कहलाता है, टाइप 2 एरर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हाइपोथेसिस समझो क्या होता है। हाइपोथेसिस मतलब प्राकल्पना, जो आप पहले से ही किसी शोध को के रिजल्ट को आप कि कोई कार्य कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये चीज़ आप पहले ही अपने माइंड में बैठा लेते हो या सोच लेते हो, उसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, मतलब प्रारंभिक विचार। प्राधन कल्पना, प्रा मतलब होता है प्रारंभिक, कल्पना मतलब होता है विचार। ये चीज़ ध्यान रखो आप। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
अब यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से पढ़ो आप। यदि हम किसी एक परिकल्पना को स्वीकार करते हैं, ठीक, जब इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? टाइप फर्स्ट एरर नहीं, यहाँ पे ध्यान रखो, ये टाइप 2 एरर है, टाइप सेकेंड एरर। अब टाइप सेकेंड एरर में क्या बताया गया कि परिकल्पना को स्वीकार करते हैं जबकि वो क्या था? जबकि वो गलत था, जबकि वो गलत था, जबकि वो क्या था? गलत था। यहाँ पे परिकल्पना स्वीकार करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखो, उस चीज़ को स्वीकार कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत था, जबकि उसे क्या करना चाहिए? अस्वीकार कर देना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? टाइप 2 एरर कहते हैं। अब टाइप 2 एरर को समझो क्या होता है। टाइप 2 एरर को क्या कह सकते हैं? टाइप 2 एरर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो। मान लो आप क्या कर रहे हो, कोई कंपनी है, ठीक, उस कंपनी में क्या हो रही है? दूध बनाता है वो कंपनी, नहीं, पानी का बोतल ही ले लो आप, पानी का बोतल बनाता है, बोतल बनाता, वो कंपनी पानी का बोतल बनाता। अब ये बोतल उसको पता है कि ख़राब है, मतलब रॉन्ग है, रॉन्ग यानी ख़राब है। लेकिन जब कोई पैनल आया है, 4 लोगों का पैनल, 4 लोग आते हैं, उसको टेस्ट करते हैं ना कि कंपनी, तब उसको मार्क मिलता है कि आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन जो 4 लोगों का पैनल आया, इस बोतल, पानी का जो बोतल बना था, उस कंपनी को क्या बोल दिया गया? सही बोल दिया गया। अब ये सही बोल दिया गया, तो ये जो पानी का बोतल मार्केट में आ गया, तो इससे अब जो मान लो ग्राहक होगा, वो अब पानी का बोतल खरीदेगा, तो नुकसान किसको हो रहा है? यहाँ पे ग्राहक को नुकसान हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर रिस्क, मतलब ग्राहक क्षति, मतलब कंज्यूमर रिस्क। अब ये ध्यान रखो, इसी को क्या कहते हैं? टाइप सेकेंड एरर, फॉल्स नेगेटिव, और क्या कहते हैं? बीटा एरर। ये ध्यान रखना। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। यहाँ पे कई लोगों गड़बड़ ये कर देते हैं, मतलब गलती ये कर देते हैं कि इफ़ वी एक्सेप्ट अ हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ एग्जाम्पल आपके तौर पे आप समझें कि यहाँ पे क्या पहले बोल दिया है? एक्सेप्ट बोल दिया, तो आप एक्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल देंगे? रिजेक्ट, तो यहाँ पे रिजेक्ट, तो आपको लगेगा कि टाइप 1 का एरर है। हम क्या बोले हैं? टाइप 1 एरर। एक बार फिर से समझो इस चीज़ को, टाइप 1 एरर। अब मान लो हम क्या बोले, आपका हाइपोथेसिस क्या है? यहाँ पे सही है, राइट है, लेकिन फिर भी उसको क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया। अब आप कीवर्ड आप सब देखोगे परिभाषा में, तो लग रहा है कि टाइप 1 एरर का है। यहाँ पे हाइपोथेसिस आप देखो यहाँ पे है, ठीक, उसके बाद क्या है? एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट आप यहाँ पे राइट हो गया। अब की रिजेक्ट है, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, तो आपको लगेगा कि टाइप 1 एरर नहीं। आप ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था, उसको स्वीकार करना, जबकि उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। जब हम किसी परिकल्पना को स्वीकार करते हैं, जबकि उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे उसको क्या किया जाए? अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि वो गलत ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं? स्वीकार कर देते हैं, तो उसी को टाइप 2 एरर कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यदि हम एक परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार, जबकि वो स्वीकार किया जाना चाहिए, मतलब अस्वीकार करते हैं लेकिन जबकि वो सही था। अब ये ध्यान रखो, इसी को क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। अगर आपको नहीं समझ आया, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि फिर से उसको दोबारा आपको बताया जाए। और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पे। 87 क्या पूछ रहा है? अब प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी की जांच के लिए, अब मान लो कोई प्लेगरिज्म, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? प्लेगरिज्म को जांच करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा? अब हम आपको प्लेगरिज्म जब पढ़ाए थे, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम वहाँ पे बताए थे, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पे कौन कौन सा? मेन आपको टर्निटिन होता है, ठीक, स्कोपस होता है, नहीं, उरकुंड होता है, अब क्वेश्चन टेक्स्ट होता है, ट्रू टेक्स्ट है, ठीक, ये ध्यान रखना। स्कोपस क्या है? आपका एल्सवेयर है, जो आपका बहुत बड़ा जनरल होता है। जो ई व्यू है आपका, मतलब ई दृश्य या ई व्यू, ये क्या करता है? अब ये क्या करता है? डेटा को एनालिसिस करता है, ठीक, ये ध्यान रखना। ये ई व्यू क्या करता है? ई व्यू डेटा को एनालिसिस। टर्निटिन क्या होता है? टर्निटिन जो वर्ल्ड वाइड मतलब पर इस्तेमाल होता है, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज टर्निटिन होता है। उरकुंड क्या होता है? उरकुंड भी क्या होता है? ये यूनिवर्सिटी में पॉपुलर प्लेगरिज्म चेकर है,
मतलब जो यूनिवर्सिटी में जो चेक होता है आपका कितना परसेंट आप साहित्यिक चोरी किए हैं, तो ये यूनिवर्सिटी में ज़्यादा चेक किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। उरकुंड को किस और नाम से जानते हैं? ओरिजिनल। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने ए, डी और ई, ए, डी, ई और आपका ऑप्शन सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे। 88 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अनुसंधान में विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च, कौन सा यूज करते हैं कि मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अनुसंधान में विश्वसनीयता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम आपको रिलायबिलिटी क्या होता है, जब आप कोई कार्य करते हैं और सेम बार बार रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है? बार बार, हर बार, मतलब एक ही रिजल्ट, मतलब एक ही परिणाम देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। मतलब आप विश्वसनीयता क्या कहलाता है? आप बार बार मतलब एक कार्य को कर रहे हैं, एक कार्य को बार बार करते हैं, ठीक, और उस हर टाइम में हर समय परिणाम एक जैसे आते हैं, सेम, मतलब एक जैसे आते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं आप? उसी को आप क्या कहेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस विधि को उपयोग किया जाता है? अब हम आपको क्या बोलते थे? टेस्ट, रीटेस्ट, यहाँ पे स्प्लिट हाफ बताए थे और इंटररेटर बोले थे। ये ध्यान रखना, टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ और इंटररेटर, इन चीज़ों का प्रयोग करके हम विश्वसनीयता को मापते हैं, मेजर करते हैं। ये ध्यान रखो। टेस्ट, रीटेस्ट क्या होता है? अब यहाँ पे आप समझो कि टेस्ट, रीटेस्ट क्या होता है। टेस्ट, रीटेस्ट क्या होता है? मतलब एक ही टेस्ट को, मतलब अलग अलग समय पे आप लेते हो, तो उसी को टेस्ट, रीटेस्ट कहते हैं। सेम पर्सन होगा, ठीक, सेम टेस्ट होगा, लेकिन टाइम क्या होगा? अलग होगा, टाइम, डिफरेंट टाइम। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और उसमें क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? कंसिस्टेंस होता है, मतलब रिजल्ट आपका लगभग सेम आता, तभी तो विश्वसनीयता बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे सेम रिजल्ट होना चाहिए। टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ क्या होता है ये आप समझो। यहाँ पे स्प्लिट हाफ क्या होता है कि जब आप मान लो 1 से 20 क्वेश्चन है, 1 से 10 क्वेश्चन आप क्या करो? एक पर्सन को दो, पर्सन ए को दे दो। अब 11 से लेकर 20 क्वेश्चन नंबर तक पर्सन बी को दे दो। अब उन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करो, अगर दोनों रिजल्ट आपके क्या हैं? सेम आते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। अब जो आता है इंटररेटर, अब इंटररेटर में क्या होता है कि ध्यान से सुनना, जब आपकी कॉपी 2 लोग साइन करते हैं या 3 लोग साइन करते हैं, मान लो आप कोई टेस्ट दियो, एज ए स्टूडेंट आप टेस्ट दियो कोई, तो वहाँ पे 3 लोग आपके मतलब 3 टीचर आपके कॉपी को साइन करते हैं, और लगभग सबका जो स्कोर देते हैं वो आपको 9 देते हैं। कोई 9 देता है, कोई 8 देता है, कोई 9 देता है, ठीक। तो आपका क्या होगा? वो इंटररेटर हो गया, मतलब डिफरेंट पर्सन होगा, मतलब आप एक ही पर्सन हो एज ए स्टूडेंट, लेकिन जो इवैल्यूएटर होगा, जो मूल्यांकन करने वाले लोग होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो अगर उनके इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करने का जो रिजल्ट है वो सेम आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? इंटररेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 89 पे। 89 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? कथन 1, टी टेस्ट तभी उपयुक्त होते हैं जब मापे जा रहे आश्रित चर निरंतर होते हैं। जो टी टेस्ट होता है, जो टी टेस्ट तभी उपयुक्त होता है, मतलब एप्रोप्रिएट, मतलब उपयुक्त, ठीक, ये ध्यान रखना। वेन द डिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग मेजर आर कंटिन्यूअस, टी टेस्ट तभी उपयुक्त होता है जब मापे जा रहे आश्रित चर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या हो? ये कंटिन्यूअस डाटा हो। कंटिन्यूअस मतलब जिसको बार बार तोड़ा जा सके, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो डिस्क्रीट था, जिसको मतलब तोड़ा ही ना जा सकता, वो नंबर जिसको तोड़ा ना जा सके, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कंटिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस। जैसे कंटिन्यूअस में कौन कौन से डेटा आ जाएंगे? जैसे आपके हाइट आएंगे, जो डेसिमल में नंबर है, जैसे वेट आ गए आपके, जो आपके मार्क्स हैं वो भी क्या होते हैं? वो आपको डेसिमल में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। अब आते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है
chi-square statistical allow us to test hypothesis using both continuous and ordinal data। chi स्क्वायर सांख्यिकी हमें निरंतर और क्रमिक डेटा दोनों का उपयोग करके परिकल्पना का परीक्षण करने की अनुमति देता है। ये ध्यान रखो, chi स्क्वायर टेस्ट क्या करता है। chi स्क्वायर का सिंबल देखो, आप ज़्यादा कोशिश करना सिंबल बनाने का, क्योंकि जो आप तैयारी करोगे वो सिंबल बना के पढ़ोगे, ज़्यादा तेज आप पढ़ोगे। क्योंकि chi स्क्वायर लिखो फिर उसके बाद सिंबल बनाओ, ये चीज़ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप बढ़ाओ। chi स्क्वायर टेस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखो कि इसमें पूछा क्या है। chi स्क्वायर टेस्ट क्या करता है। chi स्क्वायर टेस्ट जो होता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है। कैटेगोरिकल डेटा मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो कैटेगरी में सिर्फ हो वो उनका ये क्या करता है, परीक्षण करता है। ये ध्यान रखना, दोनों का उपयोग करके परिकल्पना का परीक्षण करने की अनुमति देता है। ये चीज़ ध्यान रखो। अब कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, इस चीज़ को समझो। जब हम आपको NOIR पढ़ाए थे, NOIR, तो इसमें क्या होता है, जो इसके टाइप समझो आप। वेरिएबल, मान लो कोई वेरिएबल है, इसको दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको दो टाइप में, इसको एक कैटेगोरिकल, जो कैटेगोरिकल में कैटेगोरिकल क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव, अभी समझाएंगे क्वालिटेटिव कैसे होगा। और जो न्यूमेरिकल होता है, एक न्यूमेरिकल। अब ध्यान रखो, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, नॉमिनल और दूसरा आपका ऑर्डिनल। अब ध्यान रखो, न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान रखो, जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, आई इंटरवल, और ये क्या होता है, रेशियो। ये न्यूमेरिकल जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, ये ध्यान रखना, मतलब मात्रात्मक। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये सिर्फ chi स्क्वायर जो होता है कैटेगोरिकल डाटा का उपयोग करता है, ठीक। तो कैटेगोरिकल डाटा क्या है, नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है, ये ध्यान रखना आप। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे, यानी 90 पे। एक चीज़ ध्यान रखो, हम आपको ऊपर एक बात और समझा देते हैं। जो हम आपको बताए थे NOIR, जो NO होता है वो कैटेगोरिकल, मतलब सिर्फ कैटेगराइज करता है और एक ऑर्डर करता है। ये क्या होता है, इसमें कोई नंबर नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। और जो IR है इसमें नंबर होता है, इसलिए क्या है, क्वांटिटेटिव होता है। और इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा है, ये दोनों, ठीक। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे। जो 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है UGC केयर सूची, मतलब UGC केयर लिस्ट, ठीक। ये ध्यान रखना, में सभी स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और MLA इंडेक्स जनरल शामिल हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है ओपन एक्सेस जनरल, हिंसक जनरल हैं, ये ध्यान रखना। जो UGC केयर लिस्ट में होता है सभी स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और MLA इंडेक्स जनरल में शामिल, सभी स्कोपस और क्या होता है, सभी लोग शामिल नहीं हैं, ये ध्यान रखो। क्योंकि UGC केयर लिस्ट में सिर्फ वही जनरल आएंगे जो UGC के मानक, मतलब स्टैंडर्ड को मतलब पूरा फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। इसमें सभी स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और MLA इंडेक्स जो होते हैं वो जनरल अपने आप में शामिल नहीं होते, ये ध्यान रखना। और जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है ओपन एक्सेस जनरल जो होता है, क्या होता है, हिंसक होता है, हिंसक जनरल होते हैं, तो ये ध्यान रखो। जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है ओपन एक्सेस जनरल जो होते हैं हिंसक जनरल होते हैं, ये ध्यान रखो कि ओपन एक्सेस जनरल जो होता है जरूरी नहीं कि वो हिंसक हों, कई ऑथेंटिक और हाई क्वालिटी ओपन एक्सेस जनरल भी होते हैं, मतलब बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं लोग। जबकि जो हिंसक जनरल होता है वो गुणवत्ता और पीयर रिव्यू के बिना छापते हैं, मतलब पीयर रिव्यू, जो सहकर्मी क्या कहते हैं, समीक्षा होता है, उसके बिना भी छाप लेते हैं, मतलब गुणवत्ता उनके अंदर ना हो तो भी वो क्या कहते हैं, छाप लेते हैं। तो उसी को क्या कह रहा है, ओपन एक्सेस जनरल हिंसक जनरल होते हैं, नहीं, ये ध्यान रखना, ये हिंसक जनरल नहीं होते हैं, बल्कि वो अच्छी गुणवत्ता वाले भी हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे स्कोपस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ लोगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। स्कोपस क्या है, एक एल्सवेयर है, एल्सवेयर का एक बड़ा रिसर्च जनरल डाटाबेस है, का एक बड़ा रिसर्च जनरल डाटाबेस है,
रिसर्च, जनरल, डेटाबेस है। स्कोपस जब भी क्वेश्चन पूछता है, स्कोपस किससे रिलेट करता है? एल्सवेयर से, पहला। अब दूसरा क्या है? वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस, ये ध्यान रखो। जो वेब ऑफ साइंस है ये क्या है? क्लैरीवेट का इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है, क्लैरीवेट का इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म, ये ध्यान रखो। जो तीसरा आपको क्या पूछा है? एमएलए इंडेक्स, एमएलए इंडेक्स। जो एमएलए इंडेक्स है वो लिटरेचर, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटी से जुड़े जनरल का इंडेक्स है। जैसे लिटरेचर से, साहित्य जिसको कहते हैं, लैंग्वेज से जिसे भाषा कहते हैं, और ह्यूमैनिटीज जिसे जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज से जुड़े जनरल इंडेक्स है। एक चीज़ और आप समझो, जो यूजीसी केयर लिस्ट था वो इसको डिसकंटिन्यू, मतलब बंद कब किया गया? यूजीसी केयर लिस्ट को कब बंद किया गया? तो 11 फरवरी 2025 को इसको डिसकंटिन्यू किया गया। 11 फरवरी 2025 को इसको बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, यानी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना। स्कोपस होता है, वेब ऑफ साइंस होता है और एमएलए इंडेक्स होता है। ये चीज़ किससे रिलेट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका दोनों फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शोध पत्र या शोध रिपोर्ट पढ़ते समय अक्सर एक संक्षिप्त नाम अर्थात, यानी विज इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में ही आप लोग पढ़ना, विज आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखो। विज मतलब क्या होता है? नेमली। अब हम आपको यहाँ पे कुछ और नाम सजेस्ट कर देते हैं। पहला जो था आपका et.al मतलब एंड अदर होता है। यहाँ पे 3 लेखकों का नाम होता है, 3 लेखकों से अधिक नंबर, ठीक, 3 लेखक, ये ध्यान रखो। अब दूसरा जो पॉइंट है आपका विच किससे रिलेट करता है? नेमली से। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टीआर मतलब पूछता है कि ट्रांसलेटेड, अब ध्यान रखो, जो एफएन मतलब होता है फुट नोट, एफएन का शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म फुट नोट। अब जो वाइड होता है VIDE मतलब रेफर करता है, वो वाइड मतलब रेफर टू। अब ध्यान रखो, IB और ID अगर लिखा रहे तो आप मिरर में देखोगे तो IB को उल्टा क्या होगा? ID होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, इसको क्या कहते हैं? IB और ID किसको रेफर करता है? इन द सेम प्लेस, क्योंकि देखो IB और ID एक सेम प्लेस में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इन द सेम प्लेस, सेम प्लेस। अब CF मतलब क्या होता है? कंपेयर। और जो EN होता है, EN क्या होता है? एंड नोट। ये चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप क्या करोगे? एकदम रट लोगे। कहने का सेंस पूरा एकदम रटना है, पूरा एकदम जितना आपका मतलब मानसिक क्षमता है उससे ज़्यादा आप इसको इसमें लगाइएगा ताकत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पे। अब 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्टूडेंट है, सबमिट कर रहा है PhD थीसिस, मतलब एक छात्र PhD जमा करता है थीसिस एक विश्वविद्यालय में जांच करने पे, मान लो साहित्यिक चोरी का जांच कैसे करते हैं? उरकुंड से, टर्निटिन से, क्वेश्चन टेक्स्ट से, ठीक। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय में किसको यूज किया जाता था? क्योंकि टर्निटिन जो होता है वो वर्ल्ड वाइड पे किया जाता था। जो उरकुंड आपका विश्वविद्यालय स्तर पे ज़्यादा फेमस है उसको यूज करने के लिए। तो थीसिस एक विश्वविद्यालय में जांच करने के लिए यह पाया गया कि उसकी थीसिस में 35% की समानता सामग्री है, मतलब वो साहित्यिक जो चोरी किया वो 35% है।
तो यह यूजीसी के नियमों के अनुसार साहित्यिक चोरी की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में होगा। अब आप एक चीज़ याद रखना साहित्यिक चोरी के लिए 146, ठीक 146 नंबर आप याद कर लो। 146 146 मतलब क्या होता है, 0 से लेके 10% आपका लेवल 0 में है, 11 से लेके 40 तक के परसेंट आपका क्या है, लेवल 1 में है, और 41 से लेकर 60% लेवल 2 में है, और 60 से ऊपर 60% से आप ऊपर, ये परसेंटेज यहाँ पे आप लगा लेना। अब 60% से जब भी आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, लेवल 3 में आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, 35%। 35% किसके बीच में आ रहा है, 41 से 60% के बीच में आ रहा है कि नहीं, कि 11 से 40% के बीच में आ रहा है कि नहीं, कि 0 से 10 के बीच में आ रहा है कि नहीं, कि 60% से ऊपर आ रहा है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान रखो आप। अब ध्यान रखो जो 35% पूछा है किस लेवल में आ रहा है, तो 11 से 40 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 35 किसके बीच में आएगा, 11 से 40 के बीच में आएगा ना। तो ध्यान रखो लेवल 1 का आपका चोरी हो गया, स्तर 1 यानी लेवल 1। अब ध्यान रखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों को एक समूह को देखा जाता है और समय की अवधि में मापा जाता है। समय की अवधि मतलब ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, समय चेंज रहता है। तो ध्यान रखो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या कहलाता है, जब आप एक ही वेरिएबल पर लंबे समय तक स्टडी करते हो तो उसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अब यहाँ पे क्या पूछा, एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों की एक समूह है, सिर्फ एक ही समूह है, सिर्फ एक ही समूह को देखता है और उसे समय की अवधि के अनुसार मापता रहता है। मतलब मान लो ये एक समूह है, अब इस समय को मतलब हर टाइम इसको मेजर 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद इसको क्या कर रहा है, हर बार टेस्ट इसका कर रहा है कि ये ग्रुप में क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या बढ़ा है क्या घटा है। तो ध्यान रखना। तो जब एक ही चर को या एक ही समूह को ठीक जब लेके उस समय की अवधि के अनुसार मेजर करता है या मापता है तो उसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एक ही समय में, अब ध्यान रखो एक ही चर को बहुत लंबे समय तक स्टडी किया जाता है, लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग से याद करना, लॉन्ग टाइम तक स्टडी किया जाता है एक ही चर पे। जब एक ही चर पर लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक स्टडी किया जाएगा उसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। आर्काइवल रिसर्च क्या होता है, मतलब अभिलेखों की जांच करना। यहाँ पे अभिलेख जो क्या होता है, जो आर्काइवल रिसर्च होता है पहले से मौजूद जो रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट है या डेटा है उसका इस्तेमाल करके वो रिसर्च करता रहता है। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, एक ही समय पे बहुत सारे चरों का स्टडी करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। कोरिलेशन दो चरों के बीच के संबंधों की जांच करता है कि कोई संबंध है या नहीं, कोरिलेशन सहसंबंध। तो ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे। जो 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 94 स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या है, गुणात्मक घटना के मामले में हमारे पास एक विशेषता या एक से अधिक विशेषताओं की उपस्थिति के आधार पर डेटा होता है। ये ध्यान रखो जो गुणात्मक फिनोमेना होता है, मान लो कोई केस हुआ है वो गुणात्मक घटना है, ठीक। इसमें क्या होता है, ऐसा डेटा जो किसी मतलब गुण या लक्षण मतलब क्या होता है, प्रेजेंस या एब्सेंस मतलब उपस्थिति या अनुपस्थिति बताता है। जैसे मेल या फीमेल है, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड है, या स्मोकर है कि नॉन स्मोकर है। ये ध्यान रखना। जो पहला स्टेटमेंट है, मान लो कोई क्वालिटेटिव घटना है, मान लो कोई घटना हुआ है, ये घटना कैसी है, ये गुणात्मक घटना है, गुणात्मक घटना। तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक विशेषताओं की उपस्थिति के आधार पर डेटा लेता है। ये बात सही है। अब ये ध्यान रखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस तरह के डेटा के साथ है जैसा कि ऊपर दिए गए वितरण एक मतलब कथन एक में उल्लेख किया गया है कि नमूना वितरण द्विपद संभावता वितरण का रूप ले सकता है। ये बात भी सही है, क्योंकि जो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा डेटा या एट्रीब्यूट मतलब लक्षण में आउटकम जो होता है प्रायः दो कैटेगरी में होते हैं, मतलब यस या नो में होते हैं या सक्सेस या फेलियर में होते हैं। ये ध्यान रखना। जो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या कहें, बाई नॉमिनल प्रोबेबिलिटी होता है। मान लो जो भी मतलब केस है तो या तो मेल फीमेल होगा, उसका क्या होगा, अब उससे क्या बोला है, यस नो या सक्सेस या फेलियर में होता है, ठीक। तो इसीलिए बाई नॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा यहाँ पे।
तो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या में से एक नमूने का चयन करता है और जैसे कि ब्याज की आबादी में प्रत्येक सदस्य को नमूने के चुने जाने के समान अवसर हैं, समान अवसर, ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पे, समान अवसर, तो शोधकर्ता निम्नलिखित है। अब यहाँ पे ध्यान को, जब आप समान अवसर कोई दे रहे हैं किस जनसंख्या में से चुनने का, जब आप समान अवसर देंगे तो क्या कहलाएगा, रैंडम सैम्पलिंग यानी यादृच्छिक नमूनाकरण। आपको सैम्पलिंग पढ़ा देगा, उसमें से सारा डिटेल किया गया, डिटेल क्लास किया गया। अब यहाँ पे ध्यान को, जो पर्पोसिव सैम्पलिंग होता है उसको किस नाम से जानते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से, जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। जब आपकी रिसर्च का मतलब आप सैंपल जो भी ले रहे हो उसका एक पर्पस है कि ठीक, तो उसी पर्पस के आधार पे आप क्या करते हो, मतलब सैंपल अपना लेते हो। मान लो किसी बीमारी का स्टडी करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ डॉक्टरों से क्या करोगे, जानकारी लोगे, आप उनको डॉक्टरों को क्या करोगे, आप अपना सैंपल बनाओगे, मतलब आप उन्हीं को अपने मतलब रिसर्च में पार्टिसिपेंट बनाओगे। तो ये ध्यान रखो, मतलब आपके पास क्या एक पर्पस है कि बीमारी पे स्टडी करने के लिए क्या करोगे, आप डॉक्टरों से बात करोगे, डॉक्टरों को आप क्या करोगे, सैंपल लोगे। तो ध्यान रखना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये क्या कहता है, मतलब कन्वीनियंस को कई नामों से जानते हैं, हफाजत सैम्पलिंग, हफाजत सैम्पलिंग, फिर उसको क्या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखो, कन्वीनियंस मतलब था अपनी कन्वीनियंस, जो रिसर्चर होता है एज अ कन्वीनियंस, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार क्या करता है, सैंपल को लेता है। मान लो जैसे आप एक स्कूल के बाहर खड़े हो, मतलब रिसर्चर एक कॉलेज के बाहर खड़ा है, तो जब स्टूडेंट की मतलब वो छुट्टी होती है तो होता क्या है कि रिसर्चर क्या करता है, किसी को भी क्या करता है, पूछ लेता है कि मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसी के अनुसार क्या होता है, उसी को कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिसर्चर अपने सैंपल मतलब सेलेक्ट करता है। अब जो कोटा होता है सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, एक फिक्स होता है, मतलब कोटा मतलब एक फिक्स है, मतलब हम किसी चीज़ को फिक्स कर दें कि 70 साल से अधिक लोगों, 70 साल से जो भी लोग होंगे हम उनका नमूना लेंगे, उन पर स्टडी करेंगे, तो फिक्स हो गया, इसलिए उसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे। जो 96 क्वेश्चन नंबर है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्रंथ सूची और फुटनोट के संदर्भ में शोधकर्ता कभी कभी संक्षिप्त नाम, तो यहाँ पे लिखा है TR होता है, TR मतलब TR यहाँ पे है, तो TR का उपयोग करता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब ध्यान रखना, बिब्लियोग्राफी और फुटनोट में किसका उपयोग किया जाता है, TR का उपयोग किया जाता है। तो TR क्या होता है, ट्रांसलेटेड, TR मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटेड। हम आपको अभी जस्ट ऊपर बताएं कि ये जो नाम है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं। ET.AL मतलब एंड अदर, और जो विज होता है वो नेमली होता है। अब जो FN होता है, TR होता है, वो ट्रांसलेटेड होता है, ट्रांसलेटेड। अब जो नेक्स्ट वो है FN मतलब होता है फुटनोट। अब ध्यान रखो, जो वाइड होता है वो रेफर टू करता है, रेफर टू। जो IB ID होता है, IB और ID वो क्या करता है, इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस। अब ध्यान रखो, CF मतलब क्या होता है, CF है मतलब कंपेयर होता है। अब ध्यान दो, EN मतलब क्या होता है, एंड नोट, एंड नोट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 नंबर पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान आमतौर पर अत्यधिक संचरित होता है और जबकि गुणात्मक अनुसंधान में दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से असंचरित होता है। ये चीज़ आपको पढ़ाया गया है कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब रिसर्च में कौन सा स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। तो ध्यान रखो, जो क्वांटिटी होता है, जो क्वानिटेटिव होता है रिसर्च, उसमें क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, क्योंकि वो उसमें नंबर होता है और नंबर के हिसाब से वो सीरीज में होता है, ठीक। जो क्वालिटेटिव होता है अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपके शब्दों पे, भावनाओं पे जोर दिया जाता है, जबकि क्वांटिटेटिव में सिर्फ नंबर को मेजर किया जाता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। जो क्वालिटेटिव होता है अब वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ये ध्यान रखना। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शोध डेटा में क्या करते हैं, कमी किससे संबंधित है, मतलब डेटा रिडक्शन का काम करते हैं। जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटी जो वो शोध है
वो क्या करते हैं, डेटा में कमी मतलब डेटा रिडक्शन का कार्य करते हैं। ये भी बात सही है कि वो दोनों डेटा को कम करते हैं। अब समझो कैसे। रिसर्चर क्या होता है, शोधकर्ता जो होता है वो हमेशा उस डेटा को छांटता है या समराइज करता है, ये छोटा करता है ताकि उसके जो परिणाम हो वो अच्छे से निकाले जा सकें। क्या तो ये क्या करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों क्या करते हैं, डेटा रिडक्शन का कार्य करते हैं। तो आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब बोथ मतलब दोनों होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर पे। 98 नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान रखो, थीसिस या शोध प्रबंध जमा करते समय एक छात्र स्तर 2 साहित्यिक चोरी करता है तो यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्र होगा। अब ध्यान रखो, साहित्यिक चोरी आपको प्लेगरिज्म आपको पढ़ाए हैं, यहाँ पे एक बार फिर बता देते हैं। साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म, प्लेगिरिज्म। अब ध्यान रखो, जो साहित्यिक चोरी होता है उसमें 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ध्यान रखो आप, जो लेवल 0 है उसमें कोई सजा नहीं होती है, कोई सजा नहीं। जो लेवल 1 होता है उसमें क्या होता है, 6 महीने तक आप मतलब 6 महीने के अंदर आप क्या करो, अपना थीसिस दोबारा सबमिट करो 6 महीने तक। इसमें क्या होता है, 12 से 18 महीने के बीच में आपको जमा करना है। ठीक, 6 महीने के अंदर इसमें जमा करना है, मतलब 1 साल तक, मतलब जो 12 महीना वो मतलब 1 साल हो गया। ये चीज़ आप समझो। तो 1 साल तक क्या करोगे आप, जो भी स्क्रिप्ट होगा, जो अभी आपका थीसिस होगा वो सबमिट नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। जो लेवल 3 आपका, यहाँ पे पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं। जो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेवल 2 का साहित्यिक चोरी करता है, लेवल 2, लेवल 2 आपका यहाँ पे है। अब 12 से 18 महीना मतलब 1 साल तक आप स्क्रिप्ट नहीं जमा कर, मतलब जो थीसिस आप लिखे हैं वो जमा नहीं कर सकते। तो 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित स्क्रिप्ट जमा करने से वंचित, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ये ध्यान रखना, 6 महीने की अवधि के लिए संशोधित स्क्रिप्ट जमा करने से वंचित है, तो ये 6 महीना लेवल 1 में आता है। ठीक, ये ध्यान रखना। 1 वर्ष से अधिक नहीं, एक निर्धारित समय अवधि के भीतर एक संशोधित स्क्रिप्ट, ये ऑप्शन ही गलत है। 6 महीने से अधिक की निर्धारित, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज करेक्ट। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे। जो 99 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिपोर्ट या पांडुलिपि लिखते समय, रिपोर्ट या मैन्युस्क्रिप्ट लिखते समय रिसर्चर क्या करता है कि शोधकर्ता कभी कभी संक्षिप्त नाम FN यानी FN यहाँ पे, ये ध्यान रखना, का उपयोग करता है, जिसका अर्थ क्या होता है, FN मतलब क्या होता है, फुट नोट होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अभी जस्ट ऊपर बताएं आपको, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यहाँ से कोई ना कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बन जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। ये क्या है, आपका फुट नोट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पे। जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप समझो। पैरामीट्रिक परीक्षण को क्रम सूचक या नाममात्र के पैमाने के डेटा पर लागू नहीं किया जा सकता। अब ध्यान रखो, जो पैरामीट्रिक परीक्षण किसी विशेष वितरण या परिणामी धारणाओं को नहीं मानते। अब एक चीज़ ध्यान रखो, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, जब आप किसी टेस्ट पे लिमिटेशन लगा देते हैं, मतलब लिमिट लगा देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, आप NOIR पढ़े हैं, NOI और R, तो IR जो होते हैं आपके वो पैरामीट्रिक टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट इनका किया जा सकता है। पैरामीट्रिक टेस्ट इंटरवल और रेशियो का किया जा सकता है, लेकिन NO नॉमिनल और ऑर्डिनल का ये नॉन पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक, ये ध्यान रखना। तो क्या यहाँ पे क्या पूछा, पैरामेट्रिक टेस्ट है, कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड ऑर्डिनल या नॉमिनल, तो ये क्योंकि ये पैरामेट्रिक है नहीं, तो यहाँ पे अप्लाई भी नहीं हो सकता है, तो क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक है। तो ये बात पहला क्या स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जो पहला स्टेटमेंट है वो घुमा दिया है, कैसे, अब ध्यान रखो, यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट दे दिया है, यहाँ पे क्या बोल दिया, कैन नॉट अप्लाई, मतलब उस पर अप्लाई ही नहीं सकता, जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो अप्लाई ही नहीं हो सकता, किस पे, नॉमिनल और ऑर्डिनल पे।
क्योंकि आप यहाँ पे कैन नॉट नहीं देखेंगे तो आपको क्या होगा कि ऑर्डिनल नॉमिनल पे स्केल पे, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप गलत पे लगा देंगे। तो ध्यान रखना, पैरामीट्रिक परीक्षण को क्रम सूचक या नाम मात्र के पैमाने के डेटा पे लागू नहीं कर सकते। तो ये बात सही है, पैरामीट्रिक परीक्षण किसी विशेष वितरण और परिणामी धारणाओं को नहीं मानते। जब आपका यहाँ पे नंबर है और ऊपर से परिणामी धारणा आएगी तभी तो उसको पैरामीट्रिक टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि लिमिटेशन लगा रहे हैं अपने टेस्ट पे, तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे परिणामी धारणाओं को नहीं मानते। ये बात गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। अगर आपको ये PYQ सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।